आज हम चर्चा करेंगे गद्य और पद्य क्या होता है। हर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ आता है कि पहले हम पद्य समझते हैं। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या काव्यात्मक कृति। छंदों की श्रृंखला में विधिवत बांधी जाती है। अब यहाँ पर छंदों की श्रृंखला में विधिवत बांधी जाती है। अब छंद क्या है? कविता के प्राण हैं। छंदों के अनुसार ही हम स्वर का उतार चढ़ाव करते हैं। यहाँ पर मनोभाव को समझिए क्या है? मन के भाव। कभी सुख में, दुख में हमारे मनोभाव बदलते रहते हैं। उन्हीं सुख दुख के भाव को कवि या लेखक उसको छंदबद्ध करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है श्रृंखला। श्रृंखला इसका मतलब क्या है? हमारे जो सुख दुख के भाव हैं उन्हें शब्दों को द्वारा एक तरीके से बांधा जाता है जिससे कि हम उन्हें प्रकट कर सकें। और उसके बाद काव्य या कविता के लिए साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास बहुत पुराना समझा जाता है। भरत मुनि से इसकी प्रारंभ मानी जाती है। यहाँ भरत मुनि कौन है? भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद यहाँ देखिए एक बात और आती है कि भाषा, पहले भाषा को भी हम समझ लेते हैं कि सामान्यतः मनुष्य की बोली या पढ़ने में छंद रहित रचना भाषा को गद्य कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य जो बोलता है और छंद रहित होता है उसे ही गद्य कहा जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि गद्य वाक्यों में ऐसी बधी रचना है जो विचार प्रधान एवं गद्य का पद्य है। बिना चमत्कार हमारी अतिरिक्त प्रयासों के मन स्थिति सुगमता पूर्वक। अब यहाँ मन स्थिति क्या है? जो हमारे मन में स्थिति होती है उसको हम प्रकट कर देते हैं। पद्य क्या है? छंदबद्ध या छंदमुक्त ऐसी संगीतात्मक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम कल्पना प्रधान अपनी अनुभूतियों को प्रकट करते हैं। रसानुभूति, अनुभूति की तीव्रता, विचार, भाव, कल्पना, सृजनात्मकता। अब उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि गद्य किसे कहते हैं। साधारण मनुष्य जो भी पढ़ने लिखने में बोलता है वो क्या है? गद्य होता है। यहाँ पर गद्यम कवीनाम निक्षाम वदंती। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए जो कि कभी कभी दिक्कत होती है। साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कही जा सकती है जब वह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना अधिक समीचीन होगा। समीचीन का अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त होगा। मनुष्य की बोलने तथा लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम बोलचाल में जो भी प्रयोग करते हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, तो वो क्या होता है? वो गद्य होता है, क्योंकि उसको हम तो लय से बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर गद्य क्या है? छंद रहित है। इसमें छंदों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें बोलना है मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, इसमें हम उसको गेय पद में नहीं बोलते हैं। ये क्या है? रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा, अब यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की व्यवस्थित भाषा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ क्या आता है? कुछ विदेशी विद्वान भी हैं। अरस्तु ने कहा पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ द नेचर थॉट मीडियम ऑफ द लैंग्वेज। साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। साहित्य जो है भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। उसके बाद प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने साहित्य को राजनीति और राजनीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन किया है। अरस्तु की परिभाषा में यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अनुकरण से तात्पर्य मात्र नकल करना नहीं है बल्कि पुनः सृजन है। अरस्तु की दृष्टि से साहित्य जीवन और जगत का कलात्मक और भावात्मक पुनः सृजन है। जो हमारा जीवन का है और ये जो संसार है इसके कलात्मक और भावनाओं को पुनः कवि या लेखक सृजन करता है। उसी प्रकार से सैमुअल लेटर कॉलरिज ने क्या कहा? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही हमारा कविता है। उसके बाद यहाँ एक चीज़ और देखिए कि विलियम वर्ड्स ने कहा कि जो हमारे मन के उद्वेग होते हैं वही हमारी
कविता बनाती है। मनुष्य के बोल, और आगे देखिए छंद रहित रचना को बता दिया इसमें छंद में आपके इसमें देखिए लिखा है कि इसमें केवल आंशिक सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार रचनात्मक बोध की अवहेलना करता है। रचनात्मक बोध क्या है? रचनात्मक बोध हमारा होता है जिसमें रस, छंद, अलंकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद छायावादी के कवि सुमित्रानंद पंत ने काव्य के विषय में क्या कहा है या पद्य के विषय में क्या? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। साहित्य, पद्य के साहित्य के अंतर्गत पद्य भी आ जाएगा, कविता भी आ जाएगा। तो पंत जी ने कहा कि जो साहित्य है हमारा, वो हमारा क्या है? मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। जब हमारे मन में दुख, सुख जो भी आते हैं उसे हम लेखनीबद्ध रूप से किताबों में, कविताओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। जब हम दुख में होते हैं तब पर भी अच्छे अच्छे राइटर होते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी दुख होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और यहीं से हमारे मन के उद्वेग उत्पन्न होते हैं और हम कविता की ओर अग्रसर होते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए महाविष्णु द्विवेदी ने क्या कहा? जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है कविता कहलाती है। इनके अनुसार काव्य में विलक्षणता होती है जिसमें आनंद निर्माण करने की क्षमता होती है। शुक्ल जी ने कहा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था होती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था की दशा आवश्यक है। कुछ संस्कृत विद्वान भी कहे हैं, उसको देखिए। जब इसमें केशव दास ने कहा, रीतिकाल के कवि हैं, जतब सुजात सरस्वती सुब्रम सरस्वती भूषण बिनु विराजय कविता विनता मत। जो इन्होंने कहा कि कविता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार से सुंदर जात की हो, अक्षर हो, सुजाति हो, आभूषण बिनु न विराजई, जिस प्रकार से भूषण बिना आभूषण के कविता और वनिता और मित्र शोभा नहीं देते हैं। आगे जगन्नाथ ने कहा रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाले शब्द काव्य है। उसको भामा ने क्या कहा? ये भी संस्कृत आचार्य है। शब्द अर्थ सहितो काव्यम, ऐसे शब्द अर्थ को जो क्या है, ऐसे वही काव्य होता है जिसमें शब्द और अर्थ सहित हो, वही काव्य होता है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऐसा मैंने कह दिया, ये काव्य नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? भामा ने कह रहे हैं कि शब्द